Hi, this is Bilal and this lecture is based on metabolism of bacteria. तो जैसे आप जानते हैं कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स और इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स यू हैव डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इन द सेल्स और उन डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में यू हैव कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड यू हैव एनाबॉलिक रिएक्शंस। अब जब भी आप बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की तो मेटाबॉलिज्म इज़ एक्चुअली द सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है कि यू हैव अ लार्जर मॉलिक्यूल एंड यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दैट लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड मीनवाइल यू आर गेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी कि एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है और उस लार्ज मॉलिक्यूल को आप छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस में एटीपी बनते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ एनाबॉलिज्म यू हैव स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं, एटीपी को यूज़ करते हैं और एटीपी को यूज़ करने के बाद एक लार्जर मॉलिक्यूल बना देते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज व्हाट एनाबॉलिज्म। नाउ द थिंग इज दैट व्हाई कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आर occurring in eukaryotic cells and prokaryotic cells. Now this thing is very important that you know very well that this process is known as कैटाबॉलिज्म, यानी कि जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं छोटे 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 स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। अब इस कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जो एटीपी बनते हैं वो एटीपी यूटिलाइज होते हैं एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में। जैसे आप देख सकते हैं एनाबॉलिज्म में ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं और ये कन्वर्ट होते हैं और ये बनाते हैं एक्चुअली एक लार्ज मॉलिक्यूल को। तो जो एटीपी कैटाबॉलिक प्रोसेस में बनते हैं वो एटीपी एनाबॉलिक प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं। अब अगर आप बात करें कि ये कैटाबॉलिक पाथवे या कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ होते हैं, तो जब भी आप बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, वो सेलुलर रेस्पिरेशन आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, तो जब भी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसमें यू हैव डिफरेंट स्टेप्स लाइक ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होता है। तो बिलफर्स अगर आप बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरोवेट में। अब चूंकि इधर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज व्हाट कैटाबॉलिक रिएक्शन। सिमिलरली जब आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वाटर CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू C6H12O6 मींस ग्लूकोज बनती है और ग्लूकोज इज़ अ लार्जर मॉलिक्यूल। तो चूंकि ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है तो दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नोन एज एनाबॉलिक पाथवे और एनाबॉलिक रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है और एनाबॉलिक रिएक्शन है ये दोनों आपस में इंटरलिंक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस में यूजली एनाबॉलिक रिएक्शन होता है। तो हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कैसी होती है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो दिस इज़ व्हाट द क्रक्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस में ये होता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होती है पायरोवेट में और इस प्रोसेस में एक्चुअली वी आर गेटिंग ATP फ्रॉम ADP एंड इवन वी आर गेटिंग NADH फ्रॉम NAD। अब होता ये है कि जैसे आप देख सकते हैं इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में वी आर गेटिंग 4 ATP एंड सिमिलरली वी आर गेटिंग 2 NADH। अब ये जो 4 ATP बनते हैं एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस के दो फेज़ होते हैं, एक फर्स्ट फेज़ होता है और एक सेकंड फेज़ होता है। सेकंड फेज़ को आप ऑक्सीडेटिव फेज़ कहते हैं। जो फर्स्ट फेज़ होता है उसमें सबसे पहले 2 ATP यूज़ होते हैं, 2 ATP यूज़ होते हैं और जो सेकंड फेज़ है ऑक्सीडेटिव फेज़ उसमें 4 ATP बनते हैं। अब चूंकि फर्स्ट फेज़ में पहले 2 ATP यूज़ हो जाते हैं फिर आगे जाके 4 ATP बनते हैं, तो टोटल जो हमारे पास नेट ATP बनते हैं इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वो 2 होते हैं। यानी कि बनते तो 4 हैं लेकिन 2 जोन हैं वो फर्स्ट फेज़ में यूज़ हो जाते हैं, इसलिए जो नेट प्रोडक्शन है ATP की इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वो 2 ATP बनते हैं। अब ये प्रोसेस बेसिकली ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था जिसमें पायरोवेट बनते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा सा केस डिफरेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इधर मैं बात करने लगा हूँ यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स में जब ग्लाइकोलिसिस से पायरोवेट बनते हैं तो अगर तो यूकैरियोटिक सेल में इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन है तो पायरोवेट कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल को A में।
अब जब ये पायरोवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट होते हैं तो मीन वाइल NAD से NADH बनते हैं। अब ये एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल में जाते हैं और उस क्रेब्स साइकिल में अगेन हमारे पास 3 NADH बनते हैं और एक FADH2 बनता है, और इसके साथ साथ इवन ADP ATP में कन्वर्ट होते हैं और एक ATP बनता है क्रेब्स साइकिल में। अब ये जो क्रेब्स साइकिल है इधर से आगे बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? ये जो NADH और FADH2 क्रेब्स साइकिल में बनते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये होता है कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो सीरीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स से गुजरता है और मीन वाइल एनर्जी जनरेट होती है। तो ये जो NADH है और FADH2 जो कि क्रेब्स साइकिल में बनते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब जैसे मैं बता चुका था आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 में NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन सीरीज़ ऑफ स्टेप से गुजरते हैं और मीन वाइल एनर्जी जनरेट होती है। अब इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कोई ना कोई इन द एंड फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो कि फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट करके वाटर बनाती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक केस में बेसिकली ये सारी कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो ये एक्चुअली अभी मैं बता रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कि यूकैरियोटिक सेल्स में ग्लाइकोलिसिस से जब पायरोवेट बनते हैं वो पायरोवेट अगर तो सेल के पास इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन है तो बेसिकली एसिटाइल को ए बनता है, एसिटाइल को ए से क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। सिमिलरली अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है, मींस यू आर रनिंग एंड यू आर डूइंग एक्सरसाइज एंड मीन वाइल आपके मसल सेल्स में ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि ये पायरोवेट बेसिकली फर्मेंटेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ये पायरोवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ये पायरोवेट इथानॉल में कन्वर्ट हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। तो अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो गई है तो तब पायरोवेट बेसिकली फर्मेंटेशन के पाथवे को फॉलो करते हैं। अब इस फर्मेंटेशन के पाथवे में क्या होता है कि ये जो पायरोवेट है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इस NADH से जो कि ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। तो ये NADH एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इस पायरोवेट को, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पायरोवेट फर्मेंटेशन के प्रोसेस में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। Remember one thing, in case of fermentation you do not have electron transport chain, you do not have Krebs cycle. फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम पायरोवेट को फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कहाँ से करता है? उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जो कि NADH ने डोनेट किया है, और ये NADH बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। अब इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में NADH से हमारे पास 2 NAD बनते हैं, और ये जो 2 NAD बनते हैं ये अगेन ग्लाइकोलिसिस में जाते हैं और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो इस वे में अगर यूकैरियोटिक सेल के पास ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो गई है या ऑक्सीजन बहुत थोड़ी अमाउंट में है तो यूकैरियोटिक सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करके इस सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब ये बात थी एक्चुअली यूकैरियोटिक सेल की, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा केस डिफरेंट है। वो केस किस तरह डिफरेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में यू हैव 3 कंडीशंस। You have condition of aerobiosis, you have condition of anaerobiosis and you have condition of fermentation. अब अगर आप बात करते हैं एरोबियोसिस की या एनारोबियोसिस की, एरोबियोसिस वो कंडीशन है जहां ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एनारोबियोसिस वो कंडीशन है जहां ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप बात करते हैं एरोबियोसिस की और एनारोबियोसिस की, तो बैक्टीरिया के केस में, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये जो पायरोवेट है चाहे बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन है या नहीं है ये पायरोवेट एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? अगर बैक्टीरिया के पास कोई एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि इन द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, ये शर्त है। अगेन बता रहा हूँ कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया और इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स
अगर बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास कोई स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल इनऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है फाइनली इलेक्ट्रॉन को इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वो बैक्टीरिया पायरोवेट से एसिटाइल को ए में जाएगा, एसिटाइल को ए से वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और क्रेब्स साइकिल से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फॉलो करेगा। लेकिन इधर डिफरेंस आता है, अगर बैक्टीरिया एरोबिक है तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो ऑक्सीजन होगी, और अगर बैक्टीरिया एनारोबिक है तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो ऑक्सीजन नहीं होगी, वो NO2 हो सकता है, वो NO3 हो सकता है, वो सल्फ़र हो सकता है, या कोई भी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है जो कि फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कंडीशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया थोड़ी सी डिफरेंट है कि यूकेरियोटिक सेल में तो अगर ऑक्सीजन है तो तब उसने एसिटाइल को ए बनाना है, फिर क्रेब्स साइकिल में जाना है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होनी है। लेकिन अगर बैक्टीरिया के केस में कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो चाहे फिर बैक्टीरिया के पास ऑक्सीजन है या नहीं है, बैक्टीरिया पायरोवेट से एसिटाइल को ए बनाएगा और ये सारा प्रोसेस या ये सारा पाथवे फॉलो करेगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। इन केस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होती है, और इन केस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन के अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। अब अगर बैक्टीरिया के पास कोई एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है और बैक्टीरिया इंटरनल किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन में क्या होता है कि ये जो पायरोवेट है, ये पायरोवेट अगेन मैं बता चुका हूँ कि ये जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, ये NADH एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को ये पायरोवेट एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद आगे फर्मेंटेशन का प्रोसेस फॉलो होता है। अब इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में अगेन वही बता रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती, कोई क्रेब्स साइकिल नहीं होता। लेकिन फिर आप कहेंगे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की क्यों बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो NADH ग्लाइकोलिसिस में बनता है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको फाइनली एक्सेप्ट करता है पायरोवेट, और पायरोवेट इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद फर्मेंटेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करता है या फॉलो करता है। अब ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस डिफरेंट होते हैं, लाइक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकती है, आपके पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकती है, ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं फर्मेंटेशन की इन केस ऑफ बैक्टीरिया। ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया के पास कौन कौन सा एंजाइम है, और उस एंजाइम के मुताबिक बैक्टीरिया बेसिकली फर्मेंटेशन करता है। अब अगेन फर्मेंटेशन में क्या होता है कि 2 NADH से 2 NAD बनते हैं, और ये NAD अगेन ग्लाइकोलिसिस में जाते हैं और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह चीज़ें इंटरलिंक हैं एक दूसरे के साथ। तो यूकेरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन मेटाबॉलिज्म। सो दैट्स ऑल अबाउट कि किस तरह मेटाबॉलिज्म होती है इन केस ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स।